बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रेस ऑफ एडवोकेसी की प्रीवियस डिस्कशन में हमने ये सवाल उठाया था कि क्या हम सतही तर्ज वकालत अख्तियार कर चुके हैं। आज इसी कंटिन्यूटी के साथ हमारा अगला सवाल ये है कि क्या हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ से वाकई ही आगाह हैं। सवाल ये है कि हमारे माशरे में लॉ को पढ़ा कैसे जा रहा है, समझा कैसे जा रहा है और अप्लाई कैसे किया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कोर्ट के सामने इसे लॉफुल रीजनिंग में कन्वर्ट कैसे किया जा रहा है। असल मसला ये नहीं कि लॉ मौजूद नहीं, असल मसला ये है कि लॉ को किस लीगल माइंड, किस कंसाइंस और प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा और अप्लाई किया जा रहा है। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ की ये डिस्कशंस किसी एब्स्ट्रैक्ट या एकेडमिक बहस से नहीं बल्कि इस सवाल से शुरू होती है कि हमारे माशरे में लॉ को पढ़ने का अमली अंदाज क्या बन चुका है। हमारे माशरे में लॉ रीडिंग का पैटर्न ये है कि अक्सर लॉ उस वक्त पढ़ा जाता है जब केस सामने आता है और एक्ट की जो कंप्लीट स्कीम है वो देखी ही नहीं जाती। प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशंस, एक्सेप्शंस, शेड्यूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेविंग क्लास और रिपील क्लास वगैरह अक्सर लीगल रीडिंग्स का हिस्सा ही नहीं बनाया जाता इनको। सेक्शंस कोट हो जाते हैं मगर सेक्शंस की लीगल लाइफ समझ में नहीं आती। प्रोविजंस का टेक्स्ट पढ़ लिया जाता है मगर इसका पर्पस, प्रोसीजर्स, फॉर्म और कॉन्सिक्वेंसेस एंड सेफगार्ड्स वगैरह देखे ही नहीं जाते। यही मिसअंडरस्टैंडिंग लॉ को जस्टिस सिस्टम का मेथड बनाने की बजाय सिर्फ एक आर्गुमेंट का टूल बनाती जा रही है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ये है कि एडवोकेट लॉ को आइसोलेटेड सेंटेंस ना समझे बल्कि ये देखे कि लॉ किस पर्पस के लिए आया है, किस मिसचीफ को एड्रेस कर रहा है, किस अथॉरिटी को पावर दे रहा है, किस सिटीजन पर बर्डन डाल रहा है, किस फॉरम को जुरिस्डिक्शन दे रहा है और इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट जस्टिस सिस्टम पर क्या होता है। यही फर्क लॉ पढ़ने और लॉ समझने में है। जब लॉ को स्कीम की बजाय सिर्फ जरूरत के वक्त पढ़ा जाए तो एडवोकेट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी कई दफा पब्लिक परसेप्शंस और सरफेस इंप्रेशन तक महदूद रह जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 या रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट नेचर्स के लॉज को भी बाजू का सिर्फ इंक्रोचमेंट्स, डेमोलिशंस या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर्स के जाविये से देखा जाता है। हालांकि एक एडवोकेट का असल सवाल ये होना चाहिए कि ये लॉ जो एग्जिस्टिंग स्पेशल लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आया है या एग्जिस्टिंग लॉज की जो इन्फोर्समेंट पावर्स हैं उनके ऊपर ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। अगर एलडीए, लोकल गवर्नमेंट या कोई और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट पहले ही नोटिस, समन्स और इन्फोर्समेंट पावर्स रखते हैं तो पीरा का रोल सपोर्टिंग रोल है या फिर लीड रेगुलेटर के तौर पर है और या फिर पैरेलल इन्फोर्समेंट का फॉर्म है। ये सवाल ये है कि पावर्स कहां से आ रही हैं, समन कौन इशू कर सकता है, ड्यू प्रोसेस कहां है, अपील और रेमेडी कहां है और जुरिस्डिक्शनल ओवरलैप का जो लीगल आंसर है वो क्या है। और बिल्कुल इसी तरह पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025 जैसे जो ऑनरशिप रिलेटेड प्रॉपर्टी लॉज हैं उनको भी सिर्फ कब्जा खत्म कराने का कानून समझ लेना काफी नहीं है। एडवोकेट को देखना होगा कि जेन्युइन ऑनर की जो प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है वो क्या है, पोजीशन डिस्प्यूट्स को समरी या एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरम पर ले जाने की लिमिट्स क्या है और सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शंस और ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 ऑफ सीपीसी से इसका ताल्लुक क्या है और स्टे विकेट होने या ना होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का स्कोप क्या है। डीसी लेवल जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से उनकी लीगल विजडम क्या है और अपील या रिव्यू का सेफगार्ड कहां है। क्या एक एक्ट की प्रोविजंस आइन के आर्टिकल 23 एंड 24 से इनकंसिस्टेंट है। क्या इस एक्ट की जो एनेबलिंग प्रोविजंस है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं या नहीं।
क्या इस एक्ट के जो ओवर राइडिंग इफेक्ट्स हैं उन्होंने दूसरे कवानीन के जरिए जो महफूज मौजूद जो हकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं की? मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हम लॉ को लेबल्स या इमीडिएट एक्शन से समझते हैं, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ये है कि एडवोकेट लॉ को पर्पस, फॉरम, पावर्स एंड प्रोसीजर्स, रेमेडीज, लिमिटेशंस और सेफगार्ड जैसे जितने भी मामलात हैं उनके साथ पढ़े, ताकि लॉ को ना ब्लाइंडली सपोर्ट किया जा सके और ना ब्लाइंडली अपोज किया जा सके, बल्कि लीगली अंडरस्टैंड किया जा सके। जब लॉ की स्कीम सरफेस पर पढ़ी जाती है तो यही कमजोरी जजमेंट रीडिंग में भी आ जाती है। लॉ रिपोर्ट्स, मंथली डाइजेस्ट और जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं वो सिर्फ साइटेशंस का जखीरा नहीं होते। ये एपलेट कोर्ट्स की जो लीगल रीजनिंग्स होती हैं, बाइंडिंग प्रिंसिपल्स हैं और इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ लॉज का रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन प्रिवेलेंट अप्रोच ये है कि मंथली डाइजेस्ट को बाकायदगी से पढ़ने की प्रैक्टिस कमजोर हो चुकी है। ऑनलाइन जो लॉ साइट्स हैं आज के दौर में भी उनकी जरूरत है, मगर ऑनलाइन रीडिंग भी डिसिप्लिन्ड जो सीक्वेंस है उनकी बजाय लास्ट मिनट एक्सरसाइज बनती जा रही है। अगर हेयरिंग से एक दिन पहले या हेयरिंग वाले दिन जिस फैक्चुअल फीचर्स पर हम अपने केस का मरकज समझते हैं, इसको कीवर्ड बनाकर केस लॉस वगैरह ढूंढ लिया जाए, तो ये जजमेंट रीडिंग नहीं है। मेरे ख्याल में ये कीवर्ड मैचिंग, या मैं कहूंगा कि ये रिलीफ हंटिंग है। इसी अप्रोच का एक और पहलू ये भी है कि हम कभी बार डायरीज के कॉर्नर नोट्स, कभी सोशल मीडिया इमेजेस, कभी सर्कुलेटेड केस स्निपेट्स और कभी किसी दूसरे शख्स की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से जजमेंट्स का मीनिंग ले रहे होते हैं। ये सब इंडिकेटर्स हो सकते हैं, लेकिन जजमेंट रीडिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। एक वक्त था कि सीनियर एडवोकेट्स लॉ रेफरेंसेस पढ़कर सब्जेक्ट वाइज, इशू वाइज और प्रिंसिपल वाइज रजिस्टर्स मेंटेन करते थे। आज भी ऑनलाइन रीडिंग के दौर में भी रजिस्टर्स की जरूरत खत्म नहीं हुई, बल्कि इस रजिस्टर्स ने एक नई शक्ल ले ली है। रजिस्टर्स फिजिकल भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन वो ही रहता है। जजमेंट पढ़ी जाए, रेशो नोट किया जाए, फैक्ट्स ब्रीफली रिकॉर्ड भी हों और डिस्टिंग्विशिंग जो पॉइंट है वो लिखा जाए, लेटर जजमेंट से लिंक भी बनाया जाए। असल मसला ये है कि जजमेंट की कंप्लीट जो स्कीम है ना वो नहीं पढ़ी जाती। ये नहीं देखा जाता कि एक्चुअल लीगल क्वेश्चन क्या है, मटेरियल फैक्ट्स क्या थे, एविडेंस की नेचर क्या थी या रेशो क्या था, जो ऑब्जर्वेशन ऑर्बिटर थी या बाइंडिंग प्रिंसिपल, जजमेंट लार्जर बेंच की थी या नहीं। मजीद सवाल भी हो सकते लाइक लेटर जजमेंट ने इसे कंसिडर किया या नहीं, और इसी तरह हाई कोर्ट व्यू सुप्रीम कोर्ट में अपहेल्ड या डिस्टिंग्विश्ड या ओवररूल्ड रहा या नहीं। जब ये चेन नहीं जुड़ती तो साइटेशंस कोर्ट को असिस्टेंस नहीं देती, और जब जजमेंट रीडिंग सिर्फ साइटेशंस तक महदूद हो जाए तो ट्रायल कोर्ट की जो प्रैक्टिस है वो भी लीगल प्रोविजंस की जो ट्रू स्पिरिट है उनकी बजाय एक फ्रेजेस इस्तेमाल करने लगती है। इसकी एक वाज़ेह प्रैक्टिकल एग्जांपल सेक्शन 249A और सेक्शन 265K ऑफ सीआरपीसी के इस्तेमाल में नजर आती है। प्रिवेलेंट अप्रोच ये है कि इन एप्लीकेशंस में चंद फ्रेजेस लिख दिए जाते हैं कि एक्यूज बेगुनाह है, केस झूठा है या चार्ज ग्राउंडलेस है, और इसी तरह की कन्विक्शंस की प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं बनती। हालांकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ये है कि इन प्रोविजंस की लेजिस्लेटिव स्पिरिट, इंटेंट और विजडम को पढ़ा जाए। ये देखा जाए कि लॉ ऑफ ऑफेंसेस की स्कीम के अंदर चार्ज वाकई ही ग्राउंडलेस क्यों है, और अवेलेबल रिकॉर्ड किस एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, और प्रोसिक्यूशन मटेरियल को अपनी हाईएस्ट वैल्यू पर भी ले जाया जाए तो कन्विक्शंस की जो लॉफुल प्रोबेबिलिटी है वो क्यों नहीं बनती। यहां असल सवाल इक्विटल डिमांड करने का नहीं, बल्कि कोर्ट को लीगल फोरसाइट देने का है। अगर ये लीगल एक्सरसाइज किए बगैर सिर्फ फ्रेजेस रिपीट हो जाए
तो जो सेक्शन 249A और 265K ऑफ सीआरपीसी है वो ट्रायल को असिस्ट नहीं करते बल्कि ट्रायल को डिस्टर्ब कर देते हैं। और यही कमजोरी सीरियस क्रिमिनल ट्रायल्स में भी खास तौर पर मैं कहूंगा कि मर्डर और जो इंजरी रिलेटेड केसेस हैं उनमें जब दाखिल होती है तो इसका असर सिर्फ आर्गुमेंट पर नहीं रहता बल्कि पूरी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल स्ट्रेटजी पर पड़ता है। हमारे माशरे में मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, फायर आर्म इंजरीज, ब्लंट वेपन इंजरीज, शार्प वेपन इंजरीज, स्ट्रैंगुलेशंस, इसी तरह बर्निंग, ड्रॉनिंग्स और अदर जितने भी मेडिको लीगल केसेस हैं उनको भी कई दफा पुलिस फाइल्स के ज़ाहिरी रिकॉर्ड से समझ लिया जाता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ये है कि एडवोकेट सिर्फ पुलिस फाइल का रीडर न बन जाए। असल अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल जो साइंसेस हैं, फोरेंसिक्स चेन है और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनको एक साथ पढ़े। प्रिवेलेंट वीकनेसेस ये है कि मेडिको लीगल्स और जो इन्वेस्टिगेशंस रिकॉर्ड है उनको टर्मिनोलॉजीज के तौर पर पढ़ा जाता है, लीगल मेडिकल क्वेश्चंस के तौर पर नहीं पढ़ा जाता। मसलन कि हम वुंड मार्जिन पढ़ लेते हैं मगर ये नहीं देखते कि मार्जिन रेगुलर हैं या इरेगुलर, इन्वर्टेड हैं या अवर्टेड, एब्रेजन स्कॉलर मौजूद है या नहीं, ये वेपन या डायरेक्शंस, डिस्टेंस और मैनर ऑफ असाल्ट पर क्या सवाल उठाते हैं। हम फायर आर्म इंजरीज वगैरह में एंट्री वुंड या एग्जिट वुंड्स वगैरह पढ़ते हैं मगर ये नहीं देखते कि एंट्री वुंड के जो इन्वर्टेड मार्जिन्स हैं, ब्लैकनिंग है, टैटूइंग है, स्ट्रोचिंग्स है और एग्जिट वुंड्स के जो एवर्टेड मार्जिन्स हैं वो ऑकुलर अकाउंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं या शेक कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हम स्ट्रैंगुलेशन पढ़ते हैं मगर ये नहीं देखते कि लिगेचर मार्क्स की डायरेक्शंस या नेक मसल्स, हायोड बाउंड्स, इसी तरह पिटिचियल जो हेमरेजेस हैं और साथ ही साथ इंटरनल जो प्रेशर साइंस है और इनका हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशंस के दरमियान क्या लीगल क्वेश्चंस पैदा कर रहे हैं ये चीजें। हम रिगर मोर्टिस, लिविडिटी, पोस्टमार्टम स्टेनिंग्स, डिकम्पोजिशंस, ड्राउनिंग साइंस या इसी तरह स्टमक कंटेंट्स वगैरह या लंग्स की जो कंडीशंस हैं और बर्न पैटर्न्स वगैरह ये सब चीजें पढ़ते हैं मगर टाइम ऑफ डेथ, बॉडी मूवमेंट्स या एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम इंजरीज और काज ऑफ डेथ के जो लीगल इश्यूज हैं उनसे कनेक्ट नहीं करते। अब बिल्कुल इसी तरह रिकवरी मेमोज को सिर्फ पेपर समझ लिया जाता है जबकि सेक्शन 103 ऑफ सीआरपीसी में रिकवरी और लोकेलिटी विटनेसेस, सील्स, कस्टडी और प्लेस ऑफ रिकवरी या टाइम और चेन ऑफ रिकवरी, इसकी क्रेडिबिलिटी ये बनाते हैं या तोड़ते भी हैं। पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट, इंक्वेस्ट पेपर्स, इंजरी स्टेटमेंट्स, डेथ स्टेटमेंट्स और हैंडिंग ओवर जो मेमोज हैं, सील्ड पार्सल्स हैं, बाद में जो फोरेंसिक डिस्पैच हैं, बैलिस्टिक्स और केमिकल रिपोर्ट्स हैं, ये कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं, ये असल में ट्रायल की लीगल फाउंडेशंस होते हैं। और सरफेस लेवल एडवोकेसी जाहिरी रिकॉर्ड ही पड़ती है। जो ग्रेसफुल एडवोकेसी है वो इन रिकॉर्ड के पीछे मौजूद साइंटिफिक, प्रोसीजरल और जो लीगल ट्रूथ है उनको समझती है। जब सीरियस क्रिमिनल ट्रायल में मेडिकल रिकॉर्ड, फोरेंसिक चेन्स या इन्वेस्टिगेशन पेपर्स वगैरह को लीगल क्वेश्चंस के तौर पर पढ़ना शुरू किया जाए तो फिर अगला सवाल एविडेंस की अंडरस्टैंडिंग का ही बनता है, क्योंकि रिकॉर्ड पर आ जाना और लीगली प्रूव हो जाना एक ही चीज नहीं। हमारी प्रिवेलेंट अप्रोच में एविडेंस को कई दफा फाइल का हिस्सा समझ लिया जाता है। मसलन कि डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर आ गया, विटनेसेस ने स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी, रिकवरी मेमोज मौजूद हों या मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हो, फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई हो तो समझ लिया जाता है कि शायद एविडेंस मुकम्मल हो गई है। हालांकि एविडेंस को एग्जिस्टेंस के लिहाज से नहीं बल्कि लीगल वैल्यू के लिहाज से पढ़ा जाना चाहिए। रेलिवेंट फैक्ट क्या है, एडमिसिबल एविडेंस क्या है, प्रोबेटिव वैल्यू क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में फर्क क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन कोर्ट को ब्लाइंड कर रही है या असिस्ट कर रही है। मजीद ये कि जो कंट्रडिक्शंस हैं वो मटेरियल है या सिंपल डिस्क्रिपेंसीज हैं, और इसी तरह ओमिशंस इंप्रूवमेंट्स बनती हैं या नेचुरल लैप्सेस बनती हैं। कोलैबोरेशंस
सपोर्ट दे रही है या सिर्फ रेपिटेशन है। एक डॉक्यूमेंट दरअसल एडमिसिबल हो सकता है, मगर एविडेंशियरी उसकी जो वेटेज है वो भी तो कम हो सकती है। और इसी तरह एक फैक्ट एक वक्त में रेलिवेंट हो सकता है, मगर उसी वक्त में उसका प्रूफ है वो भी तो इनसफिशिएंट हो सकता है। एक जैसे कि विटनेस प्रेजेंट हो सकता है और उसकी टेस्टिमनी भी तो जो अनसेफ हो सकती है ना। एक एक्सपर्ट ओपिनियन रिकॉर्ड हो सकता है, मगर उसकी जो बेसिस है, मेथड्स और कंसिस्टेंसी है, उन पर लीगल सवालात उठ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ये है कि एडवोकेट एविडेंस को पेपर के तौर पर नहीं, बल्कि प्रूफ के डिसिप्लिन एक स्ट्रक्चर के तौर पर पढ़े। और यही कमजोरी सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशंस में भी नजर आती है। सिविल कोर्ट्स में प्रिवेलेंट अप्रोच कई दफा प्लेंट्स, रिटन स्टेटमेंट्स, स्टे एप्लीकेशंस और रूटीन जो रिलीफ है उन तक महदूद हो जाती है। काज ऑफ एक्शंस प्रॉपरली फॉर्मुलेट ही नहीं होते। लिमिटेशंस का जो रियल स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो देखा ही नहीं जाता। डिक्लेरेटरी सूट जो कि आम है, उनमें कॉन्सिक्वेंटल जो रिलीफ है वो मिस हो जाते हैं। टेम्परेरी इंजंक्शंस वगैरह में जो ट्रिपल टेस्ट है, प्राइमा फेसाई बैलेंस प्राइमा फेसाई केसेस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस या इरेपरेबल लॉसेस, सिर्फ फ्रेजेस बन जाते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को टाइटल समझ लिया जाता है। म्यूटेशंस को ऑनर का बाजुकात सब्स्टिट्यूट बना दिया जाता है। और इसी तरह कोर्ट की डायरेक्शंस पर जब लोकल कमीशन रिपोर्ट आती हैं तो उनको फाइनल प्रूफ की तरह ट्रीट किया जाना शुरू हो जाता है। हालांकि सिविल केसेस में प्लीडिंग्स, इश्यूज और एविडेंस को एक चेन में पढ़ना पड़ता है। और इसी तरह फैमिली लिटिगेशंस में भी जो खुला मेंटेनेंस, कस्टडी, डाउरी या डाउरी आर्टिकल्स या डावर और विजिटेशंस वगैरह को एक जनरल फैमिली डिस्प्यूट समझ लिया जाता है। और बिल्कुल कस्टडी में मेरे मुताबिक कि वेलफेयर ऑफ द जो माइनर है वो ही सेंट्रल क्वेश्चन होता है। और इसी तरह मेंटेनेंस में मीन्स, नीड्स, एजुकेशन, लाइफस्टाइल और कैपेसिटी ये रेलिवेंट हो जाते हैं। डाउरी आर्टिकल में लिस्ट या वो रसीदात जो होती हैं, इसी तरह पोजेशंस और रिकवरीज हैं, जो अल्टरनेट वैल्यूज हैं और जो प्रूफ्स हैं, इनका सवाल आता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ये है कि फैमिली डिस्प्यूट्स को हर जगह क्रिमिनल ना बनाया जाए और ना ही कोई रियल जो क्रिमिनल इंजरी है उसको सिंपली फैमिली बिटरनेस कह के इग्नोर कर दिया जाए। सिविल और फैमिली लिटिगेशंस की मिसअंडरस्टैंडिंग वहां भी आती है हमें नजर, जहां फैमिली प्रेशर्स, जो पर्सनल लिबर्टीज हैं या पुलिस हरासमेंट्स हैं, हैबियस कॉर्पस हैं या प्रोटेक्शन जो पिटीशंस हैं और क्रिमिनल प्रोसेसेस के साथ जब ये चीजें मिक्स हो जाती हैं। हमारे माशरे में आए रोज ऐसे मैटर सामने आते हैं जहां एक तरफ फैमिली प्रेशर होता है और दूसरी तरफ पर्सनल लिबर्टी का क्वेश्चन होता है। कभी हरासमेंट पिटीशन बनती है, कभी हैबियस कॉर्प का रूप बन जाता है, कभी पुलिस प्रोटेक्शंस मांग ली जाती है और कभी क्रिमिनल प्रोसेसेस को डेलिबरेटली प्रेशर टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल और जो फ्रीक्वेंट एग्जांपल है उसको यहां कोट करना चाहूंगा कि फ्री विल मैरिजेस के केसेस में भी आम जबान में इसे कोर्ट मैरिज कहा जाता है। हालांकि कोर्ट जो निकाह है वो अपनी लीगल और रिलीजियस रिक्वायरमेंट के साथ एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। कोर्ट का रोल निकाह पढ़ाना नहीं, कोर्ट का रोल प्रोटेक्शंस, लिबर्टी, हरासमेंट, इसी तरह इलीगल डिटेंशन और डिस्प्यूट्स के क्वेश्चंस पर आता है। प्रिवेलेंट अप्रोच ये है कि लड़की की फ्री विल को जो रिकॉर्ड पर लाने के लिए और फैमिली प्रेशर से बचने के लिए या पुलिस हरासमेंट को रोकने के लिए बाज़-औक़ात 506 ऑफ पीपीसी का इस्तग़ासा इस अंदाज से बनाया जाता है जैसे वो थ्रेट वाकई हो चुकी हो। और इसके बरक्स दूसरी तरफ पेरेंट्स या वो जो कंप्लेनेंट साइड्स होती हैं उससे बाज़-औक़ात 365 बी ऑफ पीपीसी और सेक्शन 496 ए ऑफ पीपीसी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशंस और अबडक्शन टाइप एलिगेशंस इस अंदाज से लगा दी जाती है कि जैसे हर जो फ्री विल मैरिज है वो लाजमन इंड्यूसमेंट, किडनैपिंग और कंपल्शंस का ही केस हो। असल सवाल ये है कि एलिगेशंस के पीछे ऑफेंस की लीगल एनाटॉमी क्या बनती है या नहीं बनती। क्या औरत
अडल्ट, कैपेबल और साउंड माइंड है? क्या इसका स्टेटमेंट प्रेशर फ्री है? और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या वो अपने निकाह, रेजिडेंस और चॉइस को ऑन कर रही है? क्या रिकॉर्ड में कोई मटेरियल है जो वाकई ही कंपल्शन, अबडक्शन या इंड्यूसमेंट को सपोर्ट करता है? क्या एलिजेड जो टेकिंग अवे है वाकई ही टेकिंग अवे है, या फिर अडल्ट वुमेन की वॉलंटरीली एक मूवमेंट है सिंपली? क्या 365 बी ऑफ पीपीसी के लिए जो फोर्स्ड मैरिज और इलिसिट इंटरकोर्स की जो लाइक्लीहुड है वो उस रिकॉर्ड से निकलती है? इसी तरह क्या सेक्शन 496 ए ऑफ पीपीसी के लिए जो इलिसिट इंटरकोर्स का जो स्पेसिफिक क्रिमिनल इंटेंट है क्या वो मौजूद है, या सिर्फ फ्री विल मैरिज को ऑफेंस बनाया जा रहा है? अगर वाकई ही कोहेशंस, अबडक्शंस या डिटेंशंस मौजूद हैं तो मेरे मुताबिक लॉ को पूरी कुव्वत के साथ ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन अगर अडल्ट वुमन फ्री विल के साथ अपने निकाह को ऑन कर रही है तो लॉ को फैमिली डिस्प्लेयर्स का प्रेशर टूल नहीं बनाया जा सकता। असल में निकाहनामा अस खुद एक लीगल रिकॉर्ड है। असल जरूरत लड़की की फ्री कॉन्सेंट, कैपेसिटी या साउंड माइंड और इसी तरह एब्सेंस ऑफ क्वेश्चंस को लीगली महफूज करने की होती है। ये काम मेरे मुताबिक फॉल्स क्रिमिनल एलिगेशन से नहीं बल्कि वॉलंटरीली जो एफिडेविट्स होते हैं उनसे, डिक्लेरेशन ऑफ फ्री विल से किया जा सकता है। पेपर अटेस्टेशन है, एज प्रूफ है जैसे कि सीएनएससी वगैरह, विटनेसेस वगैरह है, या निकाहनामा अटैचमेंट्स वगैरह है, और जहां कानून इजाजत दे वहां ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन या जैसे अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन पिटीशन भी दाखिल की जाती हैं। इन सारों की चीजें से ये हल हो सकता है ये पर्पस। लेकिन अगर थ्रेट है तो फिर थ्रेट प्लीड हो, और अगर एप्रीहेंशन है तो एप्रीहेंशन भी प्लीड हो। अगर इलीगल डिटेंशन है तो फिर हैबियस कॉर्पस का रूट बनना चाहिए, और अगर पुलिस हरासमेंट है तो प्रोटेक्शन का भी लॉफुल रूट है। सिर्फ फ्री विल को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक फैब्रिकेटेड, सॉरी टू से बट दिस इज अ फैक्ट, फैब्रिकेटेड 506 ऑफ पीपीसी का स्टोरी बना देना, या फिर दूसरी तरफ फ्री विल मैरिजेस को फैमिली डिसअप्रूवल्स की बुनियाद पर सेक्शन 365 बी ऑफ पीपीसी या 496 ए ऑफ पीपीसी के रंग में पेश करना, दोनों अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ नहीं बल्कि लॉ को प्रेशर टूल बनाना है। अब पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन और क्रिमिनल जो प्रोसेसेस हैं और इन्वेस्टिगेशंस की इस डिस्कशंस के बाद अगला सवाल स्पेशलाइज्ड जो इन्वेस्टिगेटिव फॉरम्स हैं उन्हीं का बनता है। हमारी प्रिवेलेंट अप्रोचेस में एफआईए, नैब, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट और एनसीसीआईए जैसे जितने भी फॉरम हैं इन मैटर्स को भी सिर्फ कंप्लेंट्स, इंक्वायरी, एफआईआर या फिर बाद में रिमांड, बेल्स या चालान के मुख्तसर फ्रेम में समझ लिया जाता है। एफआईए एक फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, नैब अकाउंटेबिलिटी का एक फ्रेमवर्क है और स्पेशलाइज्ड फॉरम है। ये एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पब्लिक सर्वेंट्स के जो करप्शन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उसके लिए प्रोविंशियल स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है। इसी तरह साइबर क्राइम्स के हवाले से फॉर्मर एफआईए साइबर क्राइम विंग और के बाद जो अब एनसीसीआईए प्रॉपर एक सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग फ्रेमवर्क के तौर पर सामने आ चुका है। इन सभी फॉरम्स की स्ट्रक्चर्स, जुरिस्डिक्शन, कंप्लेन हैंडलिंग्स, वेरिफिकेशंस या इंक्वायरीज, लीगल स्क्रूटनी, एफआईआर और प्रोसिक्यूशन रूट एक जैसे नहीं होते, मगर हमारी प्रिवेलेंट प्रैक्टिस में इन्हें एक ही ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसेस के तौर पर हैंडल किया जाता है। एफआईए में असल सवाल ये नहीं होता कि कंप्लेंट आई या एफआईआर हो गई। असल सवाल ये है कि कंप्लेंट किस फॉरम या किस सर्कल में गई, हेड ऑफिस, जोनल ऑफिस या फिर रेलिवेंट सर्कल में गई। कोई भी मैटर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल जैसे एएचटीसी कहा जाता है, इमिग्रेशन सर्कल का है या कॉर्पोरेट सर्कल का है, इकोनॉमिक बैंकिंग सर्कल का है, और इसी तरह कमर्शियल सर्कल का है, या फिर काउंटर टेररिज्म विंग का है, या कोई और स्पेशलाइज्ड मैंडेट है। और अगर वीजा फ्रॉड है
या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आप जानते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्रीज, प्रोटेक्टर जो रिकॉर्ड है, पासपोर्ट मूवमेंट्स है, पेमेंट ट्रेल्स है, या इसी तरह विक्टिम की स्टेटमेंट है, वो लीगल वैल्यू उनकी क्या है, एएमएल और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, और फीरा या हुंडी हवाला या इलीगल जो मनी ट्रांसफर्स हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शंस हैं, अकाउंट फ्रीज और डेबिट्स ब्लॉक्स में जो सोर्स ऑफ फंड्स है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स है, या प्रेडिकेट जो ऑफेंस है, या इसी तरह जो बेनिफिशियल ओनरशिप है, लेयरिंग है, ट्रांजेक्शनल ट्रेन है, और जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स है, इनका लीगल बेसिस क्या है। कॉर्पोरेट और बैंकिंग डिस्प्यूट्स में को वाकई ही कोई क्रिमिनलिटी इनमें मौजूद है, या कमर्शियल लायबिलिटीज को सिंपली प्रेशर टूल बनाया जा रहा है। इसी तरह नैब में भी कंप्लेंट्स, वेरिफिकेशंस, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, रेफरेंसेस, रिमांड और बेल्स, ये सभी चीजें कॉमन लगती हैं। एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, इलीगल गेन्स, पब्लिक लॉसेस, वैल्यूएशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड, हर स्टेज, जितनी भी ऐसी स्टेजेस हैं, अपनी एक लीगल वैल्यू रखती हैं। क्वेश्चन ये है कि जुरिसडिक्शंस कहां से आ रही है, पब्लिक मनी इन्वॉल्व है या प्राइवेट ट्रांजेक्शन है, ये डिसीजन मेकिंग एरर को क्रिमिनल करप्शन बनाया जा रहा है, या वाकई ही करप्ट प्रैक्टिसेस भी मौजूद हैं। नॉन जो सोर्सेज ऑफ इनकम है प्रॉपरली कंसिडर हुए हैं या नहीं हुए, जो वैल्यूएशन है वो फेयर है या आर्बिट्ररी है। इसी तरह इलीगल गेन और जो कॉरस्पॉन्डिंग लॉसेस वगैरह का लीगल लिंक मौजूद भी है या नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट में भी कंप्लेंट, इंक्वायरी, केस रजिस्ट्रेशन, ट्रैप केसेस, एसेट्स या इन्वेस्टिगेशंस, और फिर इसी तरह डिपार्टमेंटल एक्शंस या प्रोसिक्यूशंस, जितने भी इन कनेक्टेड लीगल प्रोसेसेस के तौर पर इनको पढ़ना पड़ता है। डिमांड, एक्सेप्टेंस, रिकवरी, सैंक्शंस या ऑफिशियल एक्ट्स, और इसी तरह इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशंस की लीगल चेन बनती भी है या नहीं बनती। लीगल विंग की सिक्योरिटी जो स्क्रूटनी है वो फॉर्मेलिटी है या प्रोसिक्यूशन डिसीजंस का मीनिंगफुल लीगल स्टेप है। इसके बाद एनसीसीआईए जो अब साइबर क्राइम मैटर्स वगैरह में आता है, में भी ऑनलाइन जो हरासमेंट्स हैं, डिजिटल फ्रॉड्स हैं, आइडेंटिटी मिसयूज हैं, फेक अकाउंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी है, सोशल मीडिया स्पीचेस वगैरह हो जाती हैं ऑनलाइन, और इसी तरह जो डाटा रिलेटेड जितने भी एलिगेशंस हैं उनको सिर्फ स्क्रीनशॉट से प्रूफ शुदा ऑफेंस बनाया जाता है या नहीं। मैच्योर क्वेश्चन ये है कि पीका के तहत ऑफेंसेस का एक्चुअल इंग्रेडिएंट क्या है, कंप्लेन प्रॉपर जुरिसडिक्शन में है या नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक जो ऑफेंस है या और साथ ही साथ और एविडेंस है, और इसी तरह उनकी प्रेजर्वेशन है, जो डिवाइसेस की कस्टडी है, आईपी लॉग्स होते हैं, अकाउंट ऑनरशिप्स होती है, फोरेंसिक इमेजिंग होती है, मेटा डाटा और चेन ऑफ कस्टडी, ये सब चीजें महफूज भी हैं या नहीं है। डिजिटल एलिगेशंस को वायरल स्क्रीनशॉट्स के तौर पर पढ़ा जा रहा है या लीगल एडमिसिबल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के तौर पर। मगर जो प्रेवेलेंट वीकनेसेस है वो ये है कि एडवोकेट वेरिफिकेशन, इंक्वायरी, इन स्टेजेस को कोर्ट मैटर ही नहीं समझता। रिजल्टेंट ये होता है कि क्लाइंट अकेला जाके इन अथॉरिटीज के पास स्टेटमेंट देता है, डॉक्यूमेंट्स भी हैंड ओवर कर देता है, बाज़ डिजिटल डिवाइसेस या फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी सबमिट करता है। समटाइम सेटलमेंट प्रेशर्स बिल्डअप हो जाते हैं और डिपार्टमेंटल प्रोसेसेस कई दफा केस की डायरेक्शन सेट कर देते हैं। बाद में जाके एडवोकेट सिर्फ कोर्ट में एक्टिव होता है, मगर तब तक रिकॉर्ड जो होता है वो पहले ही लीगल शेप ले चुका होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ये है कि एडवोकेट कंप्लेंट से लेकर ट्रायल तक हर स्टेज को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ पढ़े। एलिगेशंस को लेबल से नहीं बल्कि जुरिसडिक्शन, इंग्रेडिएंट्स, रिकॉर्ड्स, मैंडेट, फाइनेंशियल ट्रायल्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और इसी तरह रेमेडी वगैरह के स्ट्रक्चर से समझे। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन फॉरम के बाद ट्रायल फॉरम का सवाल बनता है, क्योंकि हर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन लाजमन ऑर्डिनरी ट्रायल कोर्ट में नहीं जाती। बाज मैटर्स स्पेशल लॉ के तहत स्पेशल कोर्ट्स या डेजिग्नेटेड कोर्ट्स में जाते हैं, जहां अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ का असल इम्तिहान
फॉरम के नाम से नहीं बल्कि प्रोसीजर के सोर्स से शुरू होता है। प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस में स्पेशल कोर्ट्स को भी कई दफा सिर्फ स्पेशल फॉरम समझ लिया जाता है, मगर ये नहीं देखा जाता है कि प्रोसीजर कहां से आ रहा है। ऑर्डिनरी जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं उनमें जो सब्सटेंटिव लॉज हैं वो पीपीसी या फिर दीगर ऑफेंसेस से उनको पढ़ा जाता है, और जो प्रोसीजर है अमूमन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 से लिया जाता है। लेकिन जब मैटर एंटी टेररिज्म एक्ट या कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स सब्सटेंस एक्ट या फिर पीका और एफआईए शेड्यूल ऑफेंसेस या किसी दीगर स्पेशल स्टैट्यूट के तहत डेजिग्नेटेड कोर्ट में आता है, तो मेच्योर क्वेश्चन ये है कि क्या स्पेशल लॉ ने सेपरेट प्रोसीजर दिया है? क्या सीआरपीसी मुकम्मल अप्लाई हो रहा है या ओनली एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अप्लाई हो रहा है? क्या बेल, कॉग्निजेंस, ट्रायल, एविडेंस, अपील और रिविजन्स ये सारे ऑर्डिनरी सीआरपीसी के मुताबिक हैं या स्पेशल स्टैट्यूट ने इन्हें मॉडिफाई कर दिया है? सीएनएसए नार्कोटिक्स मैटर में भी रिकवरी, पार्सल्स और केमिकल रिपोर्ट्स काफी नहीं होती। स्पेशल कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन, सीआरपीसी की एप्लीकेशंस, जो अपील का फॉर्म है, लिमिटेशंस हैं, सेफ कस्टडी, सेफ ट्रांसमिशंस, सैंपल सेपरेशंस, सील्स प्रेजर्वेशंस या कॉन्शियस पोजेशंस होती हैं, सबको देखना पड़ता है। इसी तरह एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में भी सवाल ऑफेंसेस की सीरियसनेस का नहीं होता। एटीए जुरिसडिक्शन, स्पेसिफिकली सेक्शन 7 का लीगल फाउंडेशन या प्राइवेट मोटिव और पब्लिक टेरर का फर्क, ट्रायल कोर्ट प्रोसीजर्स, अपील रूट और लिमिटेशन, सब चीजें देखनी पड़ती हैं। और बिल्कुल इसी तरह एफआईए शेड्यूल ऑफेंसेस या स्पेशल जज सेंट्रल के मैटर्स में देखना पड़ता है कि कोर्ट जो है वो पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1958 के तहत कॉन्स्टिट्यूटेड है या किसी और स्टैट्यूट के तहत डेजिग्नेटेड है। ऑफेंसेस किस शेड्यूल से आ रहे हैं, कॉग्निजेंस और ट्रायल का रूट क्या है, सीआरपीसी कहां अप्लाई होता है, एंड अपील और रिविजन्स का जो स्टैट्यूटरी पाथ है वो क्या है। और इसी तरह पीका या साइबर ट्रायल्स वगैरह में भी जो स्क्रीनशॉट्स हैं, फेक अकाउंट्स हैं या ऑनलाइन एलिगेशंस हैं, ये सिर्फ काफी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की प्रेजर्वेशंस, फोरेंसिक इमेजिंग, मेटा डाटा, मैंने प्रीवियसली भी जिक्र किया है कि आईपी लॉग्स और जो अकाउंट ऑनरशिप्स वगैरह है, डिवाइसेस की कस्टडी है, चेन ऑफ कस्टडी है, इन सब चीजों को एडमिसिबल एंड रिलायबल एविडेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसी तरह स्पेशल कोर्ट्स में भी या इन स्पेशल कोर्ट्स को सिर्फ स्पेशल कोर्ट्स का नाम दे देना काफी नहीं, बल्कि स्पेशल प्रोसीजर्स, स्पेशल रेमेडी, स्पेशल लिमिटेशंस, बर्डन्स या स्पेशल सेफगार्ड्स, सब चीजों को पढ़ना पड़ता है। स्पेशल कोर्ट्स के बाद ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसेसेस में एक प्रैक्टिकल सवाल पर वापस आता हूं कि जहां पुलिस ओमिशंस, एक्सेस और फेलियर कमिटेड बाय द पुलिस ऑफिशियल्स या डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस होने पर किस फॉरम या किस प्रोविजंस और किस लीगल ग्राउंड के साथ एक एडवोकेट मूव करता है। प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस में जस्टिस ऑफ पीस एप्लीकेशंस को भी कई दफा एफआईआर रजिस्ट्रेशन का शॉर्टकट समझ लिया जाता है। हालांकि सेक्शन 22A ऑफ सीआरपीसी को क्लास वाइज पढ़ना पड़ता है। अगर इशू एफआईआर रजिस्ट्रेशन का है तो सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, पुलिस रिफ्यूजल्स और लॉफुल जो डिस्क्रिप्शंस है उनको देखना पड़ता है। इसी तरह अगर इशू इन्वेस्टिगेशंस का है तो मटेरियल एविडेंसेस, लॉफुल जो वर्जन्स है और इसी तरह डिपार्टमेंटल रोड्स वगैरह को देखना पड़ता है। और अगर इशू एक्सेस और फेलियर कमिटेड बाय द पुलिस ऑफिशियल्स का हो तो फिर पुलिस ऑफिशियल्स की जो ऑफिशियल ड्यूटीज और फंक्शनिंग है वो देखनी पड़ती है कि कहां से आ रही हैं। क्या सीआरपीसी से आ रही है, पुलिस ऑर्डर से आ रही है, पुलिस रूल्स या स्टैंडिंग ऑर्डर से आ रही है या डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन से आ रही है। यहीं से अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ सिर्फ 22A ऑफ सीआरपीसी की एप्लीकेशन लिखने का नाम नहीं रहती, बल्कि ये पुलिस पावर्स, ड्यूटीज, ओमिशंस और रेमेडीज को लीगल स्ट्रक्चर में पढ़ने का नाम बन जाती है। जस्टिस ऑफ पीस को मैं इंतहाई इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, कुछ लॉ रिपोर्ट केसेस की बात करना चाह रहा हूं जिन्होंने प्रेसिडेंट सेट्स किए।
जस्टिस ऑफ पीस की जो जुरिसडिक्शंस को खैजर हयात केस से लेके यूनुस अब्बास केस, सोहरा बीबी केस और सिंथिया रिची केस टाइप जितनी भी जुरिस्प्रूडेंसेस हैं उन सब तक डेवलपिंग लीगल डिसिप्लिन के तौर पर समझना पड़ता है। मैं वजाहत कर देता हूँ, इवन दो कि टाइम शॉर्ट है लेकिन फिर भी मैं शॉर्टली वजाहत कर देता हूँ। खैजर हयात केस ने जस्टिस ऑफ पीस के रोल, नेचर और पुलिस रिलेटेड जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनकी बेसिक लीगल फिलॉसफी की एक्सप्लेनेशंस की है। जो यूनुस अब्बास केस है 2016 में आया था, उसने समझाया था कि जस्टिस ऑफ पीस का रोल हर कंप्लेंट या कोई इस तरह की फॉर एग्जांपल वर्बल एक्यूजेशंस पर ऑटोमेटिक एफआईआर ऑर्डर देना नहीं होता, बल्कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस फेलियर्स और लॉफुल डिस्कशंस को देखना पड़ता है। इसी तरह सोहरा बेबी केस ने सेकंड एफआईआर के मसले पर क्लैरिफाई किया कि सेम अकरेंस की हर न्यू वर्जन्स पर सेपरेट एफआईआर नहीं बनती, बल्कि डिफरेंट वर्जन्स को इन्वेस्टिगेशंस में सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड किया जा सकता है, मगर एफआईआर को मल्टीपल वर्जन्स का बैटलफील्ड नहीं बनाया जा सकता। और बिल्कुल इसी तरह सिंथिया रिची टाइप केस ने यह दिखाया कि क्रिमिनल प्रोसेसेस को पॉलिटिकल, पर्सनल और कोलेक्ट्रल प्रेशर्स के तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय कंप्लेंट की लीगल नेचर, जुरिस्डिक्शन, डिले और स्टैट्यूटरी रूट्स को मिच्योर अंदाज से देखना पड़ता है। सिंथिया रिची केस में मैं ऑब्जर्व करता हूं कि ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स का डिले था। और बाद में आता है चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह में भी जो प्रेवेलेंट अप्रोच है वो डिससेटिस्फैक्शन बेस्ड ही होती है। इन्वेस्टिगेशन पसंद नहीं आई तो चेंज मांग लिया। हालांकि मेच्योर क्वेश्चन ये है कि अर्लियर इन्वेस्टिगेशंस में नॉन रीडिंग ऑफ मटेरियल या मिस रीडिंग ऑफ रिकॉर्ड, मेलाफाइडी, सुप्रेशन ऑफ एविडेंस या फेलियर टू कलेक्ट जो रेलिवेंट मटेरियल्स हैं वो मौजूद हैं या नहीं है। फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, फिर बाद में थर्ड चेंज किस अथॉरिटी के सामने आती है? पुलिस रूल्स, ऑर्डर्स, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, डिपार्टमेंटल हायरार्की और स्टैट्यूटरी जो फ्रेमवर्क है क्या कहता है? अगर रूल्स और स्टैट्यूट्स में कोई कन्फ्लिक्ट हो तो स्टैट्यूट की प्रायोरिटी क्या होगी? या रेमेडी जस्टिस ऑफ पीस है, या डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशंस है, या चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस बोर्ड है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस है, या ट्रायल कोर्ट के सामने एविडेंस स्क्रूटनी है? जस्टिस ऑफ पीस, इन्वेस्टिगेशंस, रेमेडीज, स्पेशल कोर्ट्स और डिपार्टमेंटल प्रोसेसेस के बाद अब हाई कोर्ट जुरिसडिक्शंस का सवाल सामने आता है, क्योंकि यहां एडवोकेट की असल आजमाइश ये है कि वो किस अंडरस्टैंडिंग या किस लीगल अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहा है। प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस में हाई कोर्ट पिटीशंस कई दफा रिलीफ की डिमांड बन जाती है। लीगल क्वेश्चंस बनती ही नहीं है, ग्रीवेंसेस आ जाती है, पिटीशंस भी ड्राफ्ट हो जाती है, प्रेयर्स भी लिख दी जाती है, मगर जो लीगल सोर्स है, स्टैट्यूटरी स्कीम्स हैं, मेंटेनेबिलिटी, अल्टरनेट रेमेडीज भी बात कर मांग ली जाती है, या जुरिसडिक्शनल डिफेक्ट्स हैं, ड्यू प्रोसेस फेलियर्स है, और इसी तरह रिकॉर्ड बेस्ड जो लीगल क्वेश्चंस हैं वो वाजे ही नहीं होते। एक इंपॉर्टेंट जो पिटीशंस है वो क्वेश्चन से रेलेवेंट होती हैं, उनमें भी आमतौर पर लिख दिया जाता है कि एफआईआर झूठी है या मेलाफाइडी है या सिविल डिस्प्यूट्स वगैरह को क्रिमिनल कॉलर्स वगैरह दिया जा रहा है। लेकिन एफआईआर को फेस वैल्यू पर पढ़कर एलेज्ड जो ऑफेंसेस के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, सिविल लायबिलिटीज एंड क्रिमिनलिटीज का जो डिस्टिंक्शंस है, या अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, या फिर जो एब्सेंस ऑफ लॉफुल फाउंडेशंस है, उनको रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट ही नहीं किया जाता। ये वाजे ही नहीं किया जाता कि हाईकोर्ट से ट्रायल की एविडेंस एप्रिसिएशन मांगी जा रही है या वाकई ही जुरिसडिक्शनल डिफेक्ट या लीगल इम्पॉसिबिलिटीज और अब्यूज ऑफ प्रोसेस दिखाया जा रहा है। इसी तरह इन्वेस्टिगेशंस मैटर में भी रिट डिसरेस्पेक्शंस का एक एक्सप्रेशन बन जाती है, मगर सीआरपीसी, पुलिस ऑर्डर्स, रूल्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हायरार्की, डिपार्टमेंटल रेमेडीज या कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शंस को साथ पढ़कर ये नहीं दिखाया जाता कि इन्वेस्टिगेशंस में नॉन रीडिंग्स और मिस रीडिंग्स या फिर स्टैट्यूटरी ड्यूटी जो फेलियर्स है वो कहां कहां है। और इसी तरह प्रोटेक्शन मैटर्स में भी बाज़ औक़ात थ्रेट्स, एप्रीहेंशंस, इलीगल डिटेंशंस, पुलिस हरासमेंट्स या फैमिली जो प्रेशर्स वगैरह है उनको एक जनरल लैंग्वेज में प्लीड कर दिया जाता है। हालांकि थ्रेट को थ्रेट होना चाहिए, एप्रीहेंशंस को एप्रीहेंशन, इलीगल डिटेंशंस को हैबियस कॉर्पस,
और पुलिस हरासमेंट को लॉफुल प्रोटेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी के साथ कनेक्ट करना चाहिए। और यहाँ आर्टिकल 9, 10A, 14, 15, 25 और आर्टिकल 199 और साथ ही साथ CRPC रेमेडीज, पुलिस पावर्स, पर्सनल लिबर्टी और जुरिस्प्रूडेंस वगैरह को साथ पढ़ना जरूरी हो जाता है। और इसके बाद मेडिकल बोर्ड्स के मैटर्स में भी प्रिवेलेंट अप्रोच ये है कि MLC या पोस्टमार्टम ओपिनियंस फर्ज करें कि अगर डाउटफुल लगा उनमें कोई चीज तो दोबारा मेडिकल करा दें कि एक रिक्वेस्ट बन जाती है। मेडिको लीगल फ्रेमवर्क्स या डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड या प्रोविंशियल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड्स, इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट्स के नोटिफिकेशंस और SOPs, हॉस्पिटल्स के जो भी मेडिको लीगल प्रोसीजर्स हैं और CRPC इन्वेस्टिगेशंस की जो प्रोविजंस हैं या कानूनी शहादत में जो एक्सपर्ट ओपिनियन और साथ ही साथ मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस को टुगेदर रीड नहीं किया जाता। ये नहीं दिखाया जाता कि जो ओरिजिनल जो मेडिकल ओपिनियन है उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है, इंजरी ड्यूरेशन जो है वो अक्रंस से मैच करती है या नहीं करती, वेपन ओपिनियन टेंटेटिव है या फाइनल है। और इसी तरह रेडियोलॉजी, CT स्कैन्स, हिस्टोपैथोलॉजी या केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट्स और अदर जितने भी मटेरियल्स हैं वो कंसिडर हुए हैं या नहीं हुए। डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड्स की ओपिनियन में मेडिकल जो एविडेंसेस इग्नोर हुआ है या नहीं हुआ है, ओपिनियन इंटरनली कॉन्ट्राडिक्टरी है भी है कि नहीं है, सिग्निफिकेंटली इनकॉम्पिटेंट भी है कि नहीं है, और मैं कहूंगा कि प्रोसीजरल कोई डिफेक्ट है भी है कि नहीं, और साथ ही साथ मटेरियल रिकॉर्ड से इनकंसिस्टेंट भी है कि नहीं। जो प्रोविजनल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड्स के लिए सिर्फ डिससेटिस्फैक्शंस लिख देना काफी नहीं, फर्दर जो एक्सपर्ट स्क्रूटनी की लीगल नेसेसिटीज दिखानी पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ये है कि हाई कोर्ट पिटीशन से सिर्फ ग्रीवेंसेस या रिलीफ की डिमांड ना हो, पिटीशंस के अंदर लीगल सोर्स, स्टैट्यूटरी स्कीम्स, मेंटेनेबिलिटी, अल्टरनेट रेमेडी, जुरिसडिक्शनल डिफेक्ट, ड्यू प्रोसेस फेलियर्स और जो रिकॉर्ड बेस्ड लीगल क्वेश्चंस हैं वो क्लियरली फॉर्मुलेट हो। हाई कोर्ट जुरिसडिक्शंस के बाद अब एपलेट और सुपरवाइजरी फॉर्म का सवाल बनता है, क्योंकि जब मैटर ट्रायल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट से आगे चले जाता है तो फिर एडवोकेट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है वो ग्रीवियंसेस रिपीट करने से नहीं बल्कि एपलेट जुरिसडिक्शंस की नेचर समझने से होती है। प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस में जो एडवर्स ऑर्डर आते हैं तो अपील, रिविजन्स, रिव्यूज, रिट, रेफरेंसेस और पिटीशन फॉर लीव को एक जनरल चैलेंज समझ लिया जाता है। ऑर्डर्स खिलाफ आ गया, फॉर्म भी बदल गया, ग्राउंड्स दोबारा लिख दिए गए, फैक्ट्स दोबारा नरेट हो गए, रिलीफ दोबारा डिमांड कर लिए गए। हालांकि हर रेमेडी की अपनी एक नेचर, स्कोप, लिमिटेशंस, मेंटेनेबिलिटी और स्टैंडर्ड ऑफ इंटरफेरेंस होती है। अपील वहां आती है जहां स्टैट्यूट राइट ऑफ अपील देता है। रिवीजन, सुपरवाइजरी और करेक्शंस की लिमिटेड जुरिसडिक्शन है। रिव्यू रीहेयरिंग नहीं बल्कि एपरेंट एरर और स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस के अंदर करेक्शन है। और रेफरेंस, कंफर्मेशन, ओपिनियन और स्टैट्यूटरी रूट हो सकता है। मगर प्रेवेलेंट जो अप्रोच या वीकनेसेस ये है कि एडवोकेट रेमेडी की लीगल कैरेक्टर क्लियरली फॉर्मुलेट ही नहीं करता। ये नहीं दिखाया जाता कि एपलेट कोर्ट फैक्ट्स रीअप्रेजल्स कर सकती है या सिर्फ लीगल एरर देखेगी। रिविजन्स में जुरिसडिक्शनल इरेगुलरिटी से मुतालिक है या फिर मियर कोई डिसएग्रीमेंट ही है इसमें। रिव्यू में एपरेंट एरर है या दोबारा हियरिंग मांगी जा सकती है। लिमिटेशंस कैसे कंप्यूट होती है, डिले कंडोन किस लीगल ग्राउंड पर मांगी जा रही है, स्पेशल कोर्ट्स या ट्रायल कोर्ट्स के ऑर्डर के खिलाफ अपील का फॉर्म स्टैट्यूट से निकलेगा या सीआरपी से। इसको एक प्रैक्टिकल मिसाल से समझाया जा सकता है और ये मिसाल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और मैंने पिछले दिनों अपने एक क्रिमिनल रिविजन्स के केस में इसमें आर्गुमेंट किए थे ऑनरेबल एपलेट कोर्ट में कि फर्ज करें कि अब तो डिस्पोज हो गया वो मैटर बैंक ऑफ अमेरिका,
कि फर्ज करें कि किसी मजिस्ट्रियल ट्रायल में एक अक्यूज कन्विक्ट हो जाता है और वो सरेंडर भी नहीं करता और अरेस्ट भी नहीं होता, तो इस सूरत हाल में कंसर्न मजिस्ट्रेट है वो इसके खिलाफ वारंट ऑफ कमिटमेंट जारी कर देते हैं और इसी दौरान जो उस अक्यूज के कॉन्सल्स या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अक्यूज की परमिशन पर एक अपील फाइल कर देते हैं बिफोर एएसजे। मगर जो एपलेट कोर्ट है, एएसजे है, वो सेक्शन 421 ऑफ द सीआरपीसी के तहत उस अपील को प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही डिसमिस कर देती है और ग्राउंड ये रेज करती है कि एपेलांट ने सरेंडर नहीं किया, इसलिए वो हेयरिंग का लीगली इंटाइटल्ड ही नहीं है। यहां असल सवाल ये है कि अपील इनकॉम्पिटेंट थी या कॉम्पिटेंट अपील में जो फुगेटिव कंडक्ट है उसकी वजह से हेयरिंग एंटाइटलमेंट का जो इफेक्ट आ चुका था। फुगेटिव फ्रॉम लॉ होना सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस रखता है, मैं इससे एग्री करता हूं, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अपील नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है। अपील ब्रॉट हो चुकी थी। ब्रॉट एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, मैं आगे रिपीट करूंगा। डिफेक्ट सरेंडर या कस्टडी स्टेटस का था। यहां मैं सेक्शन 406 कह रहा हूं, 46 ऑफ सीआरपीसी भी आपके सामने रखूंगा क्योंकि ये भी यहां रेलिवेंट है इसी एग्जांपल में। अरेस्ट सिर्फ फिजिकल टच या कन्फाइनमेंट नहीं, लॉ में सबमिशन टू कस्टडी बाय वर्ड और एक्शंस को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। जब कन्विक्ट अपने कॉन्सल्स के जरिए एपेलेट कोर्ट के सामने उसने जब अपील दायर कर दी, तो क्या लीगल प्रोसेस के सामने सबमिशंस की ख्वाहिश को जाहिर नहीं करता था? ये क्या एपेलेट कोर्ट को उसे सरेंडर सरेंडर करने का क्लियर अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए थी? अगर अपॉर्चुनिटी दिए बगैर कोई अपील डिसमिस हुई है और अक्यूज्ड एब्सकॉन्ड हो जाता है और 5-6 साल बाद अरेस्ट हो जाता है, तो क्या रेमेडी फ्रेश सेकंड अपील बनती है या अर्लियर डिसमिसल ऑफ ऑर्डर बनती है? लीगल और जो प्रोसीजरल करेक्टनेस है उस ऑर्डर की, उसको रिवियंस में क्या टेस्ट करना लाजमी है? सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी की अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है स्टेज पे। अगर अपील लाइज करती हो और अपील ब्रॉड भी ना की गई हो और तो फिर ऑर्डिनरी जो रिवीजन है वो बार हो सकती है। लेकिन इस केस में जिसकी मैं एग्जांपल पेश कर रहा हूं, उस केस में अपील ब्रॉड हो चुकी थी, सिर्फ सरेंडर डिफेक्ट की वजह से जो प्रिलिमिनरी स्टेज है उस पर टेक्निकली डिसमिस हुई थी। निचोड़ क्वेश्चन ये है कि अपील नॉट ब्रॉड का केस है ये या अपील ब्रॉड बट प्रोसीजरली डिसमिस्ड का केस है। अगर डिसमिसल लीगली डिफेक्टिव है तो हाई कोर्ट में रिवियंस जो हाई कोर्ट रिवियंस में एएसजे का ऑर्डर सेट साइड करके मैटर दोबारा एएसजे को रिमांड कर सकती है, क्योंकि अब एपलेट जो एपेलांट है वो कस्टडी में है और अपील लॉ के मुताबिक सुनी भी जा सकती है। और मैं समझता हूं कि जो टर्म है 439 सबसेक्शन 5 ऑफ सीआरपीसी में, वहां ब्रॉड लफ्ज कोई स्टैच्यूटरी टेस्ट नहीं है कि उस स्टैच्यूटरी टेस्ट में उसको मेरिट पे सुना भी जाए। सिर्फ जो स्टैच्यूटरी टेस्ट है वो ब्रॉड ही है। और ये एग्जाम्पल फिर दिखाती है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ सिर्फ एक अपील फाइल करने का नाम नहीं। सीआरपीसी की एपलेट स्कीम को सेक्शन 404 से ऑनवर्ड कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ता है। अपील का राइट, प्रेजेंटेशंस ऑफ अपील, जेल अपील, जो प्रिलिमिनरी डिस्कशंस है 421 ऑफ सीआरपीसी में, नोटिसेस है, हेयरिंग्स है, अरेस्ट है या सबमिशंस टू कस्टडी है, जो रिविजनरी करेक्शंस है या फिर रिमांड जुरिसडिक्शंस है, ये सब कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और बिल्कुल इसी तरह मर्डर रेफरेंसेस में भी यही कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। डेथ सेंटेंसेस ट्रायल कोर्ट अवार्ड करती है, मगर हाई कोर्ट कंफर्मेशन के बगैर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। हाई कोर्ट मर्डर रेफरेंसेस और क्रिमिनल अपील को टुगेदर देखती है। यहां रेफरेंसेस, अपील, कंफर्मेशन जुरिसडिक्शंस या एविडेंस रिप्रेजल्स या अप्रेजल्स और इसी तरह सेंटेंसेस स्क्रूटनी को कनेक्टेड जो एपलेट फ्रेमवर्क्स में पढ़ना पड़ता है।
प्रिवेलेंट वीकनेसेस ये है कि मर्डर रेफरेंसेस को भी सिर्फ डेथ सेंटेंस अपील की तरह ही पढ़ लिया जाता है। हालांकि एडवोकेट को देखना होता है कि हाई कोर्ट की जो कंफर्मेशन जुरिसडिक्शंस में एविडेंस कैसे स्क्रूटनाइज होती है और सेंटेंस कैसे टेस्ट होते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट कैसे और कहां से अराइज होती है, मेडिकल और ऑकुलर एविडेंसेस है उनका रिलेशंस क्या है, एविडेंस के बाद जो रिकवरी और मोटिव्स हैं उनकी लीगल वैल्यू क्या है, और जो कन्विक्शंस हैं एज वेल एज सेंटेंसेस हैं दोनों की एपलेट स्टैंडर्ड्स दोनों को एपलेट स्टैंडर्ड्स पर कैसे एग्जामिन किया जा सकता है। और इसके बाद में आता हूं ट्राइब्यूनल प्रैक्टिसेस वगैरह में, इनमें भी यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती है। पीएसटी, एफएसटी, डिपार्टमेंटल अपील्स, रिप्रेजेंटेशंस, शो काज नोटिसेस, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, रिमूवल्स या डिसमिसल्स, कंपल्सरी जो रिटायरमेंट्स हैं, सीनियरिटी, प्रमोशंस, रेगुलेशंस और पेंशंस, ये सब एक ही रिट ग्रीवेंसेस नहीं, एक ही तरह की रिट ग्रीवेंसेस नहीं हो सकती। रेलिवेंट सर्विसेज रूल्स हैं, ईस्टा कोड है, ट्राइब्यूनल लॉस है, जो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स हैं, नेचुरल जस्टिस और इसी तरह लिमिटेशंस और जुरिसडिक्शनल बार, सभी चीजों को एक साथ पढ़ना पड़ता है। अगर डिपार्टमेंटल रेमेडी अवेलेबल है तो क्या वो एग्जॉस्ट हो चुकी है? ट्राइब्यूनल जुरिसडिक्शन है तो हाई कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन किस हद तक ओपन है? लिमिटेशन एक्सपायर हो चुकी हुई है तो डिले का लीगल एक्सप्लेनेशन क्या होगी? अगर जो इंक्वायरी है वो डिफेक्टिव है तो डिफेक्ट प्रोसीजरल है या फिर जुरिसडिक्शनल है या नेचुरल जस्टिस का कोई वायलेशन है? और सबसे आखिर में सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस की तरफ आता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ लॉ एपलेट कोर्ट्स में अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने ये चीजें भी, ये हायरार्की भी परसीव की है, तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो प्रिवेलेंट वीकनेसेस है वो ये है कि क्रिमिनल पिटीशन फॉर लीव टू अपील या सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील को भी अपील समझ लिया जाता है, फैक्ट्स को दोबारा नरेट कर दिया जाता है, हाई कोर्ट जजमेंट्स पर जनरल क्रिटिसिज्म हो जाती है, और पिटिशंस में ये वाजे नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रिंसिपल वर्दी जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ये है कि अपील जो लीव टू अपील है वो परमिशन स्टेज है। यहां सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये दिखाना होता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कहां है, नॉन रीडिंग और मिस रीडिंग ऑफ एविडेंस कहां है, सेटल्ड लॉ की वायलेशंस क्या है, जुरिसडिक्शनल एरर क्या है, या फाइंडिंग परवर्सिटी की हद तक कैसे पहुंच चुकी है, और मैटर्स पब्लिक इंपॉर्टेंस या कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का क्यों है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये समझना पड़ता है कि कौन सा सवाल फैक्ट्स का है और कौन सा सवाल क्वेश्चन ऑफ लॉ का है, और कौन सा सवाल मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स का है, और कौन सा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस को अट्रैक्ट करता है। इसके बरक्स जो कंसाइज स्टेटमेंट्स होती हैं वो ऑर्डिनरी रिप्लाई नहीं होते, फोकस्ड लीगल असिस्टेंस होती है, इसमें फैक्ट्स की रिपीटेशंस नहीं होती, और इशू वाइज आंसर्स, रिकॉर्ड्स के रेफरेंसेस, लीगल पोजीशंस या क्वेश्चंस ऑफ लॉ का एक ये फोकस्ड रिस्पांस होते हैं। अब एपलेट फॉरम्स, ट्राइब्यूनल्स या और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस के बाद असल सवाल ये रह जाता है कि एडवोकेट की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ को प्रैक्टिकली तौर पर पहचाना कैसे जाए। जो प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस है उसमें एडवोकेट की प्रेपरेशंस का म्यार ये समझ लिया जाता है कि फाइल पड़ी हुई है, फैक्ट्स मालूम है, साइटेशंस भी मौजूद हैं और रिलीफ क्लियरली मांगा जा रहा है, लेकिन इसके बरक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ का जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो बहुत गहरा है। इसका टेस्ट ये है कि एडवोकेट कोर्ट या फॉरम के सामने वाजे कर सके कि केस का जो रियल लीगल इशू है वो क्या है, रिलीफ किस प्रोविजंस के तहत मांगा जा रहा है, फॉरम की जुरिसडिक्शंस कहां से आ रही है। मैं मजीद सवाल भी पुट करना चाहूंगा कि प्रोसीजर कौन सा अप्लाई हो रहा है, रिकॉर्ड में लीगली जो रेलिवेंट मटेरियल है वो क्या है, एविडेंस की एडमिसिबिलिटी और वेटेज क्या है, प्रेसिडेंट्स का रेशियोज क्या है, और इसी तरह स्टैट्यूटरी स्कीम क्या कहती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कहां से कनेक्ट हो रही है, और ड्यू प्रोसेसेस,
फेयर ट्रायल, डिग्निटी, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और पब्लिक जस्टिस वगैरह का क्वेश्चंस कहाँ राइज हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ये है कि एडवोकेट सिर्फ ये ना देखे कि क्लाइंट क्या चाहता है, बल्कि ये भी देखे कि लॉ क्या परमिट करता है, प्रोसीजर्स क्या डिमांड कर रहा है। एडवोकेट रिकॉर्ड को देखे कि रिकॉर्ड क्या सपोर्ट कर रहा है और किस लीगल क्वेश्चंस को डिसाइड कर सकती है कोर्ट। परवेलेंट वीकनेसेस ये है कि हम कई दफा रिलीफ पहले कर लेते हैं और लॉ बाद में ढूंढते हैं। ग्रेस ऑफ एडवोकेसी पहले लॉ, रिकॉर्ड, जुरिसडिक्शन, प्रोसीजर और रेमेडी, इन सभी चीजों को लीगल स्ट्रक्चर में रखती है, फिर रिलीफ को लॉफुल कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर बिल्ड करती है। और यही वो मुकाम है जहां एडवोकेसी नॉइज से निकलकर लीगल विजडम बन जाती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ का मतलब है कि एडवोकेट लॉ को इसके पर्पस, प्रोसीजर्स, फॉरम, रेमेडी, एविडेंस या प्रेसिडेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के साथ पढ़े। हमारी प्रेवेलेंट प्रैक्टिसेस में हम लॉ को सिर्फ जरूरत के वक्त पढ़ते हैं, सेक्शंस को आइसोलेट करके समझते हैं और रिजल्ट्स को पढ़ने की बजाय सिर्फ उसे एवं रिलीफ समझते हैं। साइटेशंस को डेकोरेशंस बना देते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड्स को मैं कहूंगा कि पेपर समझते हैं। इन्वेस्टिगेशंस को सिर्फ पुलिस का एक एक्सक्लूसिव काम समझ लेते हैं। रिलीफ को डिमांड बना देते हैं। और इसके बरक्स ग्रेस ऑफ एडवोकेसी का तकाजा ये है कि एडवोकेट लॉ को लीगल कंसाइंस के साथ पढ़े। वो सेक्शंस के पीछे स्कीम देखे, जजमेंट्स के पीछे रेशोस देखे, एविडेंस के पीछे लीगल वैल्यू को देखे, इन्वेस्टिगेशंस के पीछे प्रोसीजरल फेयरनेस देखे और फेयरनेस के पीछे जो जुरिसडिक्शंस है उसको भी देखे और रिलीफ वगैरह के पीछे लॉफुल फाउंडेशंस को देखे और सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशंस के पीछे डिग्निटी, ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल या रूल ऑफ लॉ वगैरह की रूह को देखे। जिस प्रोफेशन में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ कमजोर हो जाए वहां आर्गुमेंट्स ऑब्वियसली शोर बन जाते हैं, प्लीडिंग्स एक नरेशंस टाइप सिर्फ बन जाती हैं और साइटेशंस बर्डन्स बन जाती हैं। रिलीफ मियरली मैं कहूंगा कि डिमांड ही बन जाते हैं। और जहां अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ मजबूत हो वहां आर्गुमेंट्स कोर्ट की असिस्टेंस बनते हैं, प्लीडिंग्स लीगल स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं और जो साइटेशंस और एविडेंसेस वगैरह हैं वो प्रिंसिपल्स और प्रूफ का डिसिप्लिन बन जाती हैं। लॉ और रिलीफ है वो जो लॉफुल जस्टिस का हिस्सा बन जाता है। यही ग्रेस ऑफ एडवोकेसी है और यही हमें अगले बुनियादी सवाल तक भी ले जाते हैं कि क्या हम फैक्ट्स नरेट करते हैं या क्वेश्चन ऑफ लॉ भी फॉर्मुलेट्स करते हैं। अगली डिस्कशंस में हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि एडवोकेट सिर्फ फैक्ट्स बयान करने वाला नरेटर नहीं होता, बल्कि वो फैक्ट्स के अंदर से लीगल क्वेश्चंस निकालने वाला एक ट्रेन्ड लीगल माइंड होता है। वस्सलाम।